रीवा से मिर्ज़ापुर वाया हनुना रेलवे लाइन की मांग बहुत पहले से लोग करते रहे हैं, पर वो दिल्ली में कभी उठी नहीं। अंदर ही अंदर वहीं जनता चाहती रही कि ये हो। इस बार अभी रेलवे की उस नई रेलवे लाइन का सर्वे का काम पूरा हो गया है और अपन उसकी DPR के लिए प्रयास कर रहे हैं कि DPR उसका तैयार हो। तो इस तरह से केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप जिसे कह सकते हैं, वो इस तरह से रीवा में विकसित हो रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी रीवा में कुछ गुंजाइश है कुछ करने की? रीवा में बहुत बड़ी गुंजाइश है। मैं भी प्रयास कर रहा हूँ कि कोई एक राष्ट्रीय स्तर का कोई संस्थान रीवा में जाए केंद्र सरकार की ओर से, क्योंकि रीवा का एक बहुत शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान रहा है इस पूरे जिले के इलाके में। और इधर जो नई तकनीक, नई शिक्षा आई, उसमें हम पिछड़ गए और हमें वो स्थान जो पहले हमारा स्थान था उससे हम बहुत नीचे आ गए। अब तो इससे प्रयास है कि फिर से उसको हम उस गौरव को हमारा पूरा पुराना गौरव में हासिल हो, उसके लिए प्रयासरत है। ये अभी एक नई चर्चा चल रही है पिछले 8 साल से, डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी, उसके बारे में आपका क्या कहना है? पहला तो है कि नोटबंदी नहीं, नोट बदली। नोट बदली है, तो उसको अंग्रेजी में पता नहीं कैसे इसको ट्रांसलेट करके कर दिया है, पर हिंदी का सही अर्थ उसको कहिए नोट बदली। तो उसका बहुत व्यापक असर है और मुझे ये कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि जिन बस्तियों में हमारी पार्टी को, हमारे नेता का, किसी भी नेता का नाम सकारात्मक लहजे में नहीं लिया जाता था, आज उन बस्तियों में ये चर्चा है कि मोदी जी की वजह से गरीबों का कल्याण हो। ये माने आप कल्पना करिए कि जिस बस्ती में कभी पैर रखने की तो बात छोड़िए, स्वप्न में भी कभी आदमी नहीं कल्पना करता था कि इन बस्तियों में हमारे बारे में सकारात्मक चर्चा वहाँ के लोग करेंगे, वहाँ ये चर्चाएं चल रही हैं। तो इसका तो बहुत व्यापक अंदर तक असर गया है और लोगों में एक आशा जगी है कि नहीं, निश्चित रूप से उसके 2 कारण हैं, 3 कारण मैं समझता हूँ। पहला तो ये है कि नेता के प्रति विश्वसनीयता। मोदी जी ने तो 2.5 वर्ष में जिस ढंग का काम किया और उनकी सरकार के ऊपर किसी तरह का इल्ज़ाम नहीं लगा, उससे ये साबित हुआ कि नहीं, ये आदमी एक ईमानदारी के साथ देश के जनता के साथ खड़ा, देश की समस्याओं के साथ खड़े। उस विश्वसनीयता का परिणाम है कि आज लोग परेशान होने के बावजूद, असुविधाएं झेलने के बावजूद आज कहीं एक असंतोष जैसी स्थिति, व्यापक असंतोष जैसी स्थिति नहीं है। इमीडिएट कहीं किसी को 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे की तकलीफ है तो हल्का फुल्का वो कहीं कोई कमेंट कर दें। अमूमन कमेंट नहीं कर रहे हैं लोग, कमेंट नहीं किया, पर कहीं स्वाभाविक है, कर भी सकते हैं, किया भी है, पर कहीं असंतोष नहीं दिखा। उसका तो सबसे बड़ी वजह यही है कि लोग एक तो भ्रष्टाचार से आजित थे, दूसरा ये लगा कि नहीं, ये ही नेता है जो सही काम सही दिशा में बढ़ रहा है, इसकी कोई इस काम के पीछे की कोई निजी लाभ की आकांक्षा नहीं, इस वजह से इसको सफलता मिली। तो गरीबों में भी एक आशा का संचार हुआ है, तो इसका तो बहुत व्यापक देश के हित में और इसका अच्छा आगे जाएगा। भाजपा की सरकार जब आई थी तो मोदी जी ने कहा था 1000 दिनों में हर गांव में बिजली पहुंच जाएगी। क्या आपके क्षेत्र के हर गांव में बिजली पहुंच गई? हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में 1587 गांव में बिजली पहुंचना है 17 के अंत तक। अभी जो हमने उन लोगों से बातचीत की तो जो टारगेट था कि नहीं, उसके जो लक्ष्य है उसको हम समय से पहले कर देंगे। उसमें थोड़ा सा इस वर्ष बाढ़ की वजह से 4 महीने हम पूरी तरह से जाम रहे हैं, हमारे बहुत व्यापक बाढ़ है, तो इस वजह से
उनका जो आकलन था पिछले वर्ष के, पिछले 2-3 साल 4 साल के मौसम के अनुमान के हिसाब से उन लोगों ने सोचा था कि नहीं महीने 15 दिन का अपना रहेगा, चलता भी रहेगा, वर्षा भी रहेगी, तो कुछ ये वो अपना हिसाब लगा रखा था उन्होंने। लेकिन एकदम से पूरी तबाही हो गई पूरे ज़िले में। 3 महीना कहीं पैर रखने के लिए जगह नहीं बची, इसलिए उनका 2-3 महीने का काम इधर ढीला हुआ है। ठीक कर लेंगे वो, मैं समझता हूँ कि समय सीमा के अंदर पूरा कर लेंगे। और लगभग उन्होंने 60% काम पूरा भी कर लिया। और मैं 300 से ज़्यादा जगहों में मैं स्वयं गया हूँ। ऐसा नहीं कि वो उन्होंने जो आंकड़े दे दिया कि कहीं हमने बटन दबा दिया, कि कहीं हमने देख लिया, गड्ढा खोदने से लेकर के और बटन दबाने तक के हर काम में मैं भागीदार रहा। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि वो काम वो पूरा कर लेंगे समय। हाँ, पूरा हो जाएगा। तो बताया कि 300 से कम नहीं। अब आज अब वो सूची नहीं है और मैं सूची रखने का आदी ही बहुत ज़्यादा। 300 से कम एक गांव भी नहीं है जहां मैं नहीं गया स्वयं। तो इस वजह से पूरा विश्वास है। रीवा को आगे और विकास पथ पे ले जाने के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं जो आप चाहते हैं कि मैं करूं अपने कार्यकाल में? हमारे कार्यकाल में कुछ 1-2 रेलें चल जाएं, हमारा हवाई अड्डा बन जाए और कोई एक शैक्षणिक संस्था कायम हो जाए और ये रीवा से मिर्जापुर वाली रेलवे लाइन की स्वीकृति हो जाए। इस तरह से अपन, ये तो एक भौतिक जो दिखता है। दूसरा, हमारी जो जिले की आर्थिक संरचना है वो कृषि आधारित संरचना है और मेरी एक स्वयं की मान्यता है कि किसान की उन्नति, खेती लाभ का धंधा एक व्यवसाय के रूप में कृषि कैसे परिवर्तित हो, उसके लिए पशुधन अति आवश्यक है। आज किसानी जो पिछड़ गई है उसमें केवल नकदी फसलों के चक्कर में किसान ने पशुधन का अपना जो उसका आधा हिस्सा पशुधन होता था, उसकी आजीविका का, उसके गृहस्थी का सहारा, वो खत्म हो गया है। इसलिए मैंने यहाँ लगातार नीम कोटेड यूरिया बनाने की बात पार्लियामेंट में कही और जिस दिन नीम कोटेड यूरिया का निर्णय हुआ है बनाने का, उसके एक दिन पहले मेरा पत्र है माननीय अनंत कुमार जी से मैंने चर्चा किया कि भाई नीम कोटेड यूरिया का हमारे क्या कर रहे हैं आप, तो उन्होंने कहा पत्र दे हो। तो सुबह जब हमने देखा तो नीम कोटेड यूरिया का निर्णय छपा हुआ था। इसी तरह से मैं लगातार इस बात को उठा रहा हूँ और उसका परिणाम भी आया है कि देसी नस्लों को, चाहे वो गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, भेड़ हो, ऊंट हो, इन नस्लों का संवर्धन कैसे हो और उनमें दूध की उत्पादकता कैसे बढ़े। जैसे अपनी गिर गाय ब्राजील ले गया 40 साल पहले, आज वो कोई कहता 60 लीटर दूध देती है, कोई कहता 40 लीटर दूध देती है। ठीक है, 30 ही लीटर देती होगी, 20 लीटर देती होगी। तो जो आज गाय 1 लीटर हमारी दूध दे रही है, उसका जेनेटिक परिवर्तन कर दिया जाए तो 5 लीटर देने लगी, 5 लीटर वाली 20 लीटर देने लगे। तो मेरा ये प्रयास है कि रीवा में वो कामधेनु योजना, दुर्भाग्य से मैंने इसको हल्ला गुल्ला हमने किया, मध्य प्रदेश गई, लेकिन वो रीवा को नहीं मिल पाई, वो किसी न किसी कारण से रीवा से छूट गई। मेरा ये भी प्रयास है कि जो ये देसी नस्लों के संवर्धन क्या कोई योजना हमारे ज़िले में जाए, लागू हो। और मेरी तो कल्पना ये है कि अगर 5 साल के अंदर, 10 साल के अंदर हर घर में 5 लीटर, 10 लीटर, 15 लीटर दूध देने वाली गाय बंध जाए, भैंस बंध जाए, बकरी बंध जाए, तो अपने आप हमारी आधी आर्थिक स्थिति, किसानों की आर्थिक स्थिति में उत्थान होगा।
आधा हो जाएगा। और किसान भर ही नहीं जाएगा, किसान भर का उत्थान नहीं होगा, उससे जो रॉ मटेरियल दूध बनेगा उससे छोटे छोटे उद्योग लगेंगे, सूखा पाउडर बनाना है, कुछ बनाना है, क्या करना है, वो इस तरह के प्रोडक्ट हैं, मिल्क प्रोडक्ट, वो बनने लगेंगे। और किसानों को खाद मिलने लगेगी, देसी खाद मिलने लगेगी, कंपोस्ट खाद मिलेगी उसको, और मैन्युफैक्चरिंग उसकी शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से लगता जरूर है कि केवल इससे दूध पैदा करेंगे। एक ने कह दिया कि ये तो सांसद गोबर उठवाएगा क्या। जब मुझसे पूछा कि प्रायोरिटी क्या है, तो मैंने कहा कि मेरी प्रायोरिटी जो 2-3 प्रायोरिटियाँ इनको छोड़ दो अगर आप, तो पहली प्रायोरिटी मेरी है कि इस तरह के नस्लों का विकास हो, दूध का माने पशुधन बढ़े। तो एक ने कह दिया कि ये सांसद गोबर उठवाएगा लगता है। पर मैंने उनको समझाया कि देखिए केवल इससे गोबर नहीं उठेगा, गोबर अगर उठेगा तो उससे खाद बनेगी, खाद के लिए भी कोई कारखाना लग सकता है। दूध बढ़ेगा तो दूध का भी कोई छोटा मोटा कारखाना लग सकता है। इसलिए इसको गोबर उठाने भर से मत छोड़ो आप, इससे आगे बढ़ेगी, सब्जी बढ़ेगी, सब्जी के भी छोटे छोटे उद्योग लग सकते हैं, तो रोजगार के अवसर मिलेंगे, माने गजब हो जाएगा। तो मेरा ये भी प्रयास है, इंस्टीट्यूट शैक्षणिक संस्था के साथ साथ मेरा ये प्रयास है। उसमें कितनी सफलता मिलती है कि नहीं मिलती है, पर राष्ट्रीय स्तर पर तो मुझको सफलता मिली। मैंने इसको उठा के, और ये मैं नहीं कहता कि मेरी वजह से हुआ है, लेकिन जो निर्णय हुआ है, चाहे वो देसी नस्लों के संवर्धन का हो, चाहे जेनेटिक रिसर्च सेंटर हो, उनमें कहीं न कहीं 0.00001% भी मान लीजिए तो मेरा भी योगदान उसमें है, चाहे वो नीम कोटेड यूरिया का मामला हो, चाहे ये मामला हो। आपका मानना है कि किसानों को भी साइंटिफिक डेवलपमेंट के साथ चलना चाहिए? निश्चित रूप से आज जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, मौसम परिवर्तन हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है, उससे फसल, पानी का चक्र बदल रहा है। पानी की मात्रा में कोई कमी नहीं आई, लेकिन पानी वर्षा की प्रकृति मतलब पहले रिमझिम वर्षा होती थी, 4 महीने 3 महीने वर्षा होती थी, छोटी छोटी बूंदें पड़ती थी, और वो धीरे धीरे पानी जमीन के अंदर जाता था। तो जमीन की जो शीतलता है वो बराबर बनी रहती थी। अब पानी का चक्र जो स्वरूप है, जो स्वभाव है, वो बदला है। एकदम से सीधे बारिश होती है और फिर निकल गई, सीधे तेज बारिश हुई, 15 मिनट बारिश हुई, आधा घंटे बारिश हुई और निकल गई। तो पानी धरती में पानी सोखने की क्षमता का अवसर कम हो रहा है। एक तो ये हुआ, दूसरा गर्मी की वजह से ठंडी कम हुई। ठंडी जब कम हुई तो जो फसल हमारी हमको 2 महीने तक ठंडी ज़रूरत होती थी, जो फसल हमारे पास जो था वो 2 महीने ठंडी चलेगी, लेकिन अब 2 महीने ठंडी नहीं है, 2.5 महीने ठंडी नहीं पड़ती हमको, तो 1 महीने वाली फसल चाहिए, 20 दिन वाली फसल, ठंडी वाली फसल चाहिए। इसी तरह से एकाएक पानी बरसा तो हमको ऐसी फसल चाहिए कि पानी बरस गया वो सड़े न। धरती के अंदर पानी नीचे वाला चला खत्म हो रहा है, इसलिए हमको बड़े तने वाली फसल नहीं चाहिए, छोटे तने वाली चाहिए जिसको कम पानी लगे। तो इस तरह से सबसे बड़ी चीज़ है कि पहली तो वैज्ञानिक के ज़रूरत ये है कि हमको ऐसी फसल मिले जो जलवायु परिवर्तन से उसका सामंजस्य बैठ सके, इसलिए पहली विज्ञान की तो ज़रूरत यहाँ है। फिर संसाधनों के मामले में विज्ञान की ज़रूरत है, पानी सिंचाई के स्वरूप की ज़रूरत है, विज्ञान नई तकनीक के मामले में ड्रॉप स्प्रिंकलर, ये सारी चीज़ें हैं। तो बिना तकनीक के अब पुराने हिसाब से खेती इसलिए नहीं हो पा रही, हो नहीं सकती, क्योंकि न तो धरती में पानी रहा, न ऊपर से पानी आ रहा है, न पहले जैसे ही ठंडी रही, न पहले जैसी गर्मी रही। इसलिए नई तकनीक की तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी, हमें समय देने के लिए। हमने एक तो 3 काम और किए हैं। बताइए। मैं प्रतिदिन जब रीवा में रहता हूँ तो 1 घंटे स्वयं रिक्शा चला के और घर घर कूड़ा उठाने का काम करता हूँ। सुबह हमारी दिनचर्या
कूड़ा उठाने से शुरू होती है। रीवा में जिस दिन रहता हूँ, रिक्शा हमारे यहाँ मॉडल हमने तैयार किया है, घर घर पिछले 1 जनवरी 16 से शुरू किया था। तो अब उसका 1 साल हो रहा है। अभी फिर से 1 महीने के अंदर जो थोड़ी बहुत कमियाँ थी उसको सुधार के फिर से नए स्वरूप में किया है, तो वो हो रहा है। उसमें मैं स्वयं भागीदारी मेरी रहती है। और शौचालय के मामले में मैंने जो शोध किया 2 वर्षों तक, उसमें शौचालय केवल इसलिए नहीं है कि केवल शौचालय पेशाब करने के लिए, शौचालय से लड़कियों को पानी पीने का अवसर मिलेगा। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि मैं 200 से ज़्यादा विद्यालयों में गया हूँ और केवल लड़कियों वाले विद्यालय में जब गया तो वहाँ देखा कि शौचालय में 7 से लड़कियां 6 से लड़कियां हैं। बाथरूम में आधा लीटर वो नाली में कुछ तरल पदार्थ पड़ा हुआ है। 7 से लड़कियां जिस शौचालय का उपयोग कर रही हैं उसमें केवल आधा लीटर पेशाब रहेगा क्या? तो ढूंढते पता करते करते ये मैं निष्कर्ष पर पहुंचा कि लड़कियां पानी इसलिए नहीं पीती क्योंकि उनको शौचालय की सुविधा नहीं। तो आप कल्पना करिए, एक लड़की सुबह 10:30 बजे अगर स्टैंडर्ड टाइम मान लीजिए तो 9 बजे अपने घर से चलती है, 4:30 बजे स्टैंडर्ड टाइम मान लीजिए तो 5:30-6 बजे वो अपने घर पहुंचती है। तो 9 बजे से और 6 बजे तक 8 घंटे लड़की पानी नहीं पीती। ये मैंने पानी पीना सिखाया लोगों लड़कियों के स्कूल में जाके कि भाई देखो, मैंने अपने हाथ से उनका पेशाब साफ किया है शौचालयों में जाके, और फिर कहा कि जब तुम्हारे यहाँ शौचालय है तो अब पानी क्यों नहीं पीते हो तुम लोग। और एक तो कन्या स्कूल में मैं लगातार मैंने पहले दिन कहा कि भाई क्यों नहीं उपयोग करते, उपयोग करो इसका। फिर दोबारा गया, हमने कहा बॉटल से पानी पियो, बॉटल लाओ। फिर देखा सभी बस्तों में तो कहीं बॉटल नहीं